हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि कोई फलन, उस फलन का हमने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के आधार पर हमने ये देखा कि फलन का अधिकतम मान और फलन का न्यूनतम मान किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। हमने वहाँ पर प्रवणताओं के भी ग्राफ बनाए और इसके साथ में हमने एक नति परिवर्तन बिंदु को भी समझा था। और इसके अलावा हमने प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट जो था हमारा इंट्रोडक्शन का उसमें कवर किया है। सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, इसके अलावा उच्चिष्ट और निम्निष्ट के गुणधर्मों की, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आवश्यक प्रतिबंध कि कोई फलन और उस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान अगर निकालना है तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, कि ऐसा क्या हम करें कि जिससे हमें अधिकतम और न्यूनतम मान के बारे में पता लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, और शुरुआत करेंगे हम परिभाषाओं के साथ। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और इसमें अभी हम सिर्फ दो ही परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें सापेक्ष उचिष्ट, और सापेक्ष उचिष्ट को सामान्य भाषा में उचिष्ट भी बोल देते हैं, उचिष्ट मान। और एक और नाम अगर आप इसका ध्यान रखो तो अधिकतम मान। इसके अलावा जो दूसरी परिभाषा आज हम इसकी पढ़ेंगे इसके अंदर वो है सापेक्ष निम्निष्ट, और इसे निम्निष्ट मान भी बोल देते हैं या फिर न्यूनतम मान। तो देखिए, माना कोई फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। माना कोई फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत D के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु C पर, ठीक है। माना कोई फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत D के किसी बिंदु C पर सापेक्ष उचिष्ट मान ग्रहण करेगा यदि, अब हमें ये देखना है कि इस बिंदु पर फलन का मान अधिकतम कब होगा। तो उसकी कंडीशन है कि यदि C के अलग प्रतिवेश, देखिए C के अलग प्रतिवेश का मतलब हुआ कि C के बाएं और C के दाएं वाले जो मान है, ठीक है, उन मानों के बीच के जो मान है, मतलब इसको मैं लिखूं अगर कि C माइनस एच से लेकर C प्लस एच के बीच वाले मान, ठीक है। विवर्त अंतराल के अंदर इसको लिखा है कि C के अलग प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु के लिए, ठीक है, मतलब इस अलग प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु के लिए फलन का मान निम्न प्रकार हो। अब देखिए किस प्रकार से हो। देखिए, एफ ऑफ एक्स का मान छोटा हो एफ ऑफ सी से, और कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है अलग अचर फलन के लिए। देखिए, यहाँ पर ये जो x है, यहाँ लिख लेना कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस एच से लेकर c प्लस एच के बीच वाले मान, कि इस अंतराल के बीच में जितने भी x हैं, ठीक है, इस अंतराल के बीच में जितने भी x हैं उन सब के लिए फलन का जो मान आएगा वो c बिंदु पर जो फलन का मान है उससे क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि यह मान जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, कि x बराबर c पर जो फलन का मान है, ये जो एफ ऑफ सी लिखा हुआ है इसको बोलेंगे x बराबर सी पर फलन का मान। तो ये जो फलन का मान है ये बाकी मानों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस मान को बोलेंगे अधिकतम मान।
ठीक है। और इसी तरीके से हम सापेक्ष निम्निष्ठ की भी बात कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सापेक्ष निम्निष्ठ के लिए सापेक्ष निम्निष्ठ के लिए f ऑफ x का मान बड़ा होना चाहिए f ऑफ c के, और अचर फलनों के लिए वो बराबर भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर यह मान x के संगत सभी मानों से छोटा है, ठीक है, कि x बराबर c पर जो फलन का मान है वो छोटा है बाकी मानों से, तो इस मान को, ये जो इधर वाला जो मान लिखा हुआ है, इस मान को हम बोलते हैं निम्नतम, ठीक है, या न्यूनतम मान या निम्निष्ठ। तो अभी इस चीज़ को हम ग्राफ के अंदर देखेंगे किस प्रकार से बनाएं। कि हमने ये ग्राफ मान लिया, ये x अक्ष और ये y अक्ष। देखिए हमने यहाँ पर कोई बिंदु लिया इसके संगत, यहाँ पर कोई बिंदु लिया हमने C, ठीक है, और इस C का अलग प्रतिवेश बनाना है। इस C का अलग प्रतिवेश मान लीजिए कि इस तरफ जो बिंदु है ये तो है C माइनस एच, ठीक है, बाईं तरफ, और इस तरफ का जो बिंदु है वो हमने मान लिया C प्लस एच। ये C का अलग प्रतिवेश है, इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि आपको 3 लंबवत रेखाएं दिखाई दे रही हैं कि C माइनस एच के लिए ये रेखाखंड है, C के लिए ये आ जाएगा, और C प्लस एच के लिए ये वाला मान। तो इन तीनों में से कौन सा मान सबसे बड़ा है? तो ये जो बीच वाला मान है वो बाकी मानों से क्या है, बड़ा है। आप चाहे तो कोई और बिंदु, चाहे आप यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए, चाहे यहाँ पर कोई बिंदु लीजिए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, लेकिन ये वाली जो लाइन रहेगी, जो ये वाली लाइन है, वो लाइन सबसे बड़ी रहेगी इस अलग प्रतिवेश के अंदर। ठीक है, कि इस अलग प्रतिवेश के लिए, इस प्रतिवेश के लिए, ठीक है, C के संगत उचिष्ट मान प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से हम निम्निष्ठ वाले मानों को भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर कोई फलन का मान ले लिया हमने, x बराबर, बिंदु चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए d ले लिया, ठीक है, c यूज़ कर चुके हैं, अब d का यूज़ कर लेंगे। अब d का अलग प्रतिवेश अगर अपने बनाए, मतलब इस तरफ एक मान बनाया और एक इस तरफ फलन का मान बनाया, इधर वाला जो मान है वो आया d माइनस एच पे, और इधर वाला जो मान है वो आया d प्लस एच पे। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो बीच वाली लाइन है वो सबसे छोटी है, कि d माइनस एच से लेकर d प्लस एच के बीच में सिर्फ एक ही बिंदु है जहाँ पर फलन का मान सबसे कम है, तो उसको बोलेंगे अपने न्यूनतम मान का बिंदु, कि ये जो x बराबर d ये बीच वाली लाइन के लिए है, ये न्यूनतम मान का बिंदु है। तो ध्यान रखना कि सापेक्ष उच्चिष्ट का मतलब या सापेक्ष निम्निष्ठ का मतलब ये हुआ कि आपको जिस बिंदु पर फलन का मान उच्चिष्ट निकालना है या निम्निष्ठ निकालना है, उस बिंदु का अलग प्रतिवेश लीजिए, और उस अलग प्रतिवेश के अंदर जितने भी बिंदु आएंगे उन सब के लिए फलन का जो मान है, अगर वो फलन का मान बड़ा रहे, और C के लिए मतलब बीच वाले बिंदु के लिए, कि एक मान तो बीच में आ ही जाएगा, कि अगर मुझे C का अलग प्रतिवेश बनाना है, C का अलग प्रतिवेश, तो वो बना C माइनस एच से लेकर C प्लस एच के बीच वाले मान। तो इनके अंदर बीच में एक C आ गया, तो C से पहले जितने भी मान हैं या C के बाद में जितने भी मान हैं, उन सब पर फलन का जो मान है अगर वो बड़ा है और C पे फलन का मान सबसे छोटा है, तो अपने बोलेंगे कि x बराबर C पे फलन का मान न्यूनतम है। और इसका अपोजिट कि C से पहले और C के बाद में जो फलन के मान आएंगे, ठीक है, C से पहले और C के बाद में जो फलन के मान आएंगे, अगर वो सारे मान C वाले मान से छोटे हैं, मतलब C के संगत जो फलन का मान आएगा, अगर उसके संगत अगर वो मान छोटे हैं और C का मान अगर सबसे बड़ा है, तो अपने बोलेंगे कि x बराबर C पर फलन का जो मान है वो क्या है, अधिकतम है। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये सापेक्ष उच्चिष्ट और जो सापेक्ष निम्निष्ठ मैंने आपको बताया है, ये एक फलन के अंदर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु के लिए परिभाषित किए जा सकते हैं, ठीक है, हर एक बिंदु पर इनकी जांच की जा सकती है। और ध्यान रखना कि उन्हीं बिंदुओं पर जांच करनी होती है जहां पर dy अपॉन dx का मान कितना आता है, 0 आता है।
कि जहाँ पर dy/dx 0 बनेगा वहीं पर हम अलग प्रतिवेश बनाएंगे और उस अलग प्रतिवेश के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या अलग प्रतिवेश के आधार पे फलन का मान सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक ही फलन के लिए सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको इस ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर फलन का मान, ठीक है, अपने अलग प्रतिवेश से सबसे बड़ा है उसकी तुलना में, और इसी तरीके से यहाँ पर जो फलन का मान आएगा, यहाँ पर जो फलन का मान आएगा ये अपने अलग प्रतिवेश में सबसे बड़ा है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो फलन का मान आएगा वो अपने अलग प्रतिवेश के अंदर सबसे छोटा है, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो फलन का मान आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो फलन का मान आएगा वो भी अपने अलग प्रतिवेश के अंदर सबसे छोटा है। तो जितने अलग प्रतिवेश बनेंगे, ठीक है, जितने अलग प्रतिवेश बनेंगे उतने ही प्रकार के सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ ज्ञात हो पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि एक फलन के लिए उचिष्ट मान जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं और इसी प्रकार से निम्निष्ठ मान भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही उचिष्ट ज्ञात कर पाएंगे या एक ही निम्निष्ठ ज्ञात कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ और परिभाषाओं की। देखिए, ये जो सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ है, इसमें ध्यान रखना, इसको कई बार स्थानीय उचिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ भी बोला जाता है। ठीक है, स्थानीय शब्द का भी यूज कर सकते हैं सापेक्ष की जगह। चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा है हमारे पास निरपेक्ष उचिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ की। ठीक है, यही बता रहा हूँ इसको। देखिए, निरपेक्ष उचिष्ट का मतलब क्या होगा? निरपेक्ष उचिष्ट का मतलब है कि जिस प्रांत में फलन परिभाषित है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा कि माना कोई फलन अपने प्रांत D में परिभाषित है, ठीक है, और जैसे हम किसी बिंदु की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि निरपेक्ष उचिष्ट का मतलब ये हुआ कि उस पूरे प्रांत में जो फलन का मान सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको दो उचिष्ट दिखाई दे रहे हैं, एक उचिष्ट तो ये रहा और एक उचिष्ट ये रहा, तो इन दोनों में से जो उचिष्ट सबसे बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम निरपेक्ष उचिष्ट मान। और इसी तरीके से दो निम्निष्ठ हैं, एक निम्निष्ठ ये रहा और एक निम्निष्ठ ये रहा। ये जो दो निम्निष्ठ हैं, अगर इनकी बात करें तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? निरपेक्ष निम्निष्ठ बन जाएगा। तो निरपेक्ष उचिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ, ठीक है, ये दोनों जो हैं पूरे फलन के लिए या पूरे प्रांत के अंदर जो भी आपको फलन का प्रांत दे रखा है उसमें किसी एक ही बिंदु पर निकलेंगे, या यूं कहें कि पूरे फलन के अंदर एक ही निरपेक्ष उचिष्ट होता है और एक ही निरपेक्ष निम्निष्ठ होता है। सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ जो है वो अलग प्रतिवेश के अंदर परिभाषित हो रहे हैं, लेकिन निरपेक्ष अगर शब्द यूज़ करें हम सापेक्ष की जगह तो एक ही रहेगा कि यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। इसको समझने के लिए ग्राफ और अपने बना लेते हैं। तो अभी ग्राफ देखिए, देखिए, मान लीजिए ये किसी फलन का ग्राफ है, इसको आगे और बढ़ा लेना चाहिए और इसी तरीके से यहाँ y अक्ष आ जाएगा, ये x अक्ष। देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर ये जो भी बिंदु लिखे बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सारे के सारे सापेक्ष उचिष्ट के बिंदु हैं। ठीक है, ये सभी बिंदु कौन से हैं? सापेक्ष उचिष्ट के। और इसी प्रकार से ये जो बिंदु है, ये बिंदु है सापेक्ष निम्निष्ठ के बिंदु। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए, सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ, ठीक है, सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ जो हैं एक से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन निरपेक्ष उचिष्ट जो होगा वो पूरे फलन में एक ही होगा। मतलब आप ये देख लो कि अब इस पूरे फलन के अंदर सबसे बड़ा मान कहाँ पर है, तो ये वाला जो मान है वो फलन का सबसे बड़ा है। यहाँ पर जो मान आएगा वो सबसे बड़ा आएगा अगर अपने बाकी मानों से तुलना करें। इसका मतलब ये वाला जो मान है ये कौन सा मान है? निरपेक्ष उचिष्ट का मान है। और इसी प्रकार से अब हम बात करें निरपेक्ष निम्निष्ठ की,
सापेक्ष निम्ननिष्ठ तो बहुत सारे हैं, ये भी सापेक्ष निम्ननिष्ठ है, ये सापेक्ष निम्ननिष्ठ है, यहाँ सापेक्ष निम्ननिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, ये तो सारे सापेक्ष निम्ननिष्ठ के बिंदु हैं। हमें देखना है कि निरपेक्ष जो निम्ननिष्ठ है वो कहाँ पर आएगा। तो जो सबसे छोटा मान होगा, फलन का मान जहाँ सबसे छोटा होगा, तो देखिए आप खुद सोचना कि कौन सा मान सबसे छोटा हो सकता है। तो इनमें से सबसे छोटा मान, तो ये वाला जो मान है वो माइनस में जा रहा है नीचे, माइनस के अंदर ये बड़ा मान बनेगा, तो इसका मतलब ये माइनस के हिसाब से दिखा देते तो छोटा मान है सबसे। ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो बचते हैं ये दो। तो इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर ऋण वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वाला जो मान है वो निरपेक्ष निम्ननिष्ठ का मान आएगा। यहाँ पर निरपेक्ष निम्ननिष्ठ और यहाँ पर निरपेक्ष उच्चिष्ठ। अब आपको कुछ और बातें भी यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो ये आप चाहो तो गुणधर्मों के आधार पे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दे रखा है गुणधर्मों का, तो देखिए क्या गुणधर्म है वो। सबसे पहले तो है कि अगर आपको फलन के दो एक जैसे मान दिखाई देते हैं, देखिए अगर मैं इस बिंदु की और इस बिंदु की बात करूं, ठीक है, तो ये लंबाई और ये वाली लंबाई, ये दोनों लंबाई एक जैसी है। ठीक है, दोनों लंबाई एक जैसी है, इसका मतलब यहाँ पर फलन का मान एक जैसा है। तो यदि किसी फलन के अंदर दो मान एक जैसे हैं तो उन दोनों के बीच में एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जहाँ पर फलन का मान उच्चिष्ठ हो या निम्ननिष्ठ हो। देखिए इन दोनों के बीच में इस जगह पे जो फलन का मान है वो क्या है, उच्चिष्ठ रूप में है, या हम सापेक्ष उच्चिष्ठ के रूप में है तो इसको उच्चिष्ठ ही बोलेंगे अपने, तो ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी है कि ये फलन अचर ना हो। ठीक है, फलन क्या ना हो, अचर ना हो। तो देखिए दो समान मानों के बीच में एक उच्चिष्ठ या एक निम्ननिष्ठ जरूर होता है। ठीक है, दो समान मानों के बीच में एक उच्चिष्ठ या एक निम्ननिष्ठ जरूर होता है। निम्ननिष्ठ भी हो सकता है, यहाँ देखिए इस जगह पे और इस जगह पे जो मान आएगा, ठीक है, यहाँ वाली लंबाई और एक यहाँ की लंबाई, ये दोनों लंबाई आपस में बराबर है। ठीक है, मतलब फलन के मान यहाँ पर समान है। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर रहेगा जहाँ पर हमें उच्चिष्ठ या निम्ननिष्ठ मान प्राप्त होगा। तो यहाँ उच्चिष्ठ मान प्राप्त हुआ, यहाँ निम्ननिष्ठ, बाकी जगह भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। तो एक तो ये अपने को गुणधर्म के अंदर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए दूसरा इसका गुणधर्म है कि उच्चिष्ठ और जो निम्ननिष्ठ मान है वो एकांतर क्रम में चलते हैं। ठीक है, जो नंबर 2 पॉइंट है वो हम समझ सकते हैं एकांतर क्रम में। मतलब ये है कि दो उच्चिष्ठ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, दो निम्ननिष्ठ कभी एक साथ नहीं आएंगे। एक उच्चिष्ठ तो एक निम्ननिष्ठ, फिर उच्चिष्ठ फिर निम्ननिष्ठ, इस तरीके से चलेगा कि ये मान उच्चिष्ठ के लिए है, ये निम्ननिष्ठ के लिए, फिर ये उच्चिष्ठ के लिए, फिर ये निम्ननिष्ठ के लिए। तो उच्चिष्ठ और निम्ननिष्ठ मान एकांतर क्रम में चलते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में नंबर 3 देखिए, सापेक्ष अगर अपने उच्चिष्ठ की बात करें, जिसको हम उच्चिष्ठ मान भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती हैं जहां पर उच्चिष्ठ मान निम्ननिष्ठ मान से कम हो सकता है। हालांकि उच्चिष्ठ मान का हम मतलब ये समझते आए हैं कि फलन का मान सबसे बड़ा और निम्ननिष्ठ मान का मतलब फलन का मान सबसे छोटा। तो निरपेक्ष के लिए तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सापेक्ष की बात करेंगे, जब हम सापेक्ष उच्चिष्ठ या सापेक्ष निम्ननिष्ठ की बात करेंगे, तो कोई कंडीशन ऐसी आ सकती है जहां पर सापेक्ष उच्चिष्ठ का मान, जिसको हम उच्चिष्ठ भी बोलते हैं, सापेक्ष उच्चिष्ठ, वो सापेक्ष निम्ननिष्ठ से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, या यूं कहें कि निम्ननिष्ठ मान बड़ा भी हो सकता है। तो इसे समझने के लिए हमें ग्राफ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए तो अभी इस ग्राफ को देखिए, मैंने ग्राफ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है। अभी इस ग्राफ में
यहाँ पर जो फलन का मान है, ठीक है, यहाँ पर जो फलन का मान है वो एक तरीके से सापेक्ष उचिष्ट मान है कि बड़ा मान है इस अलग प्रतिवेश के अंदर। लेकिन इसके संगत देखिए, यहाँ पर जो फलन का मान आएगा, ठीक है, इस जगह पे जो फलन का मान आएगा वो अपने अलग प्रतिवेश के लिए क्या है, न्यूनतम मान है। कि अगर मैं इस प्रतिवेश की बात करूं, अगर मैं इस प्रतिवेश की बात करूं तो ये वाला मान जो है वो न्यूनतम मान है, क्योंकि देखिए इसके संगत जो आसपास वाले मान हैं वो बड़े हैं और ये बीच वाला मान जो है वो सबसे क्या है, छोटा है। तो अपने आसपास वाले मानों की तुलना में ये मान न्यूनतम है और ये अपने आसपास वाले मानों की तुलना में क्या है, बड़ा मान है। मतलब ये मान उचिष्ट का मान है और ये मान यहाँ पर जो आएगा वो किसका आएगा, निम्निष्ठ का आएगा। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो निम्निष्ठ वाली लाइन है वो इस लाइन से बड़ी है, मतलब निम्निष्ठ वाला जो मान है वो उचिष्ट वाले मान से क्या है, बड़ा। तो ध्यान रखना, सापेक्ष उचिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ में ऐसी कंडीशन भी आ सकती हैं जहाँ पर निम्निष्ठ का मान उचिष्ट के मान से क्या हो, बड़ा हो। तो ये तो थे उचिष्ट और निम्निष्ठ के ऊपर कुछ गुणधर्म। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो उचिष्ट और निम्निष्ठ मान हैं इनको संयुक्त रूप से चरम मान भी बोला जाता है। इस चीज़ को और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब भी चरम मान की बात आएगी तब हमें वहाँ पर उचिष्ट और निम्निष्ठ दोनों हुए ही चेक करना है, ठीक है। चरम मान का मतलब अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चरम का मतलब ऊपरी मान होगा, मतलब सबसे बड़ा मान, ऐसा नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आवश्यक प्रतिबंध की। हमारा आज का जो लास्ट जो टॉपिक रहेगा उचिष्ट और निम्निष्ठ के लिए वो यही है कि हम किस प्रकार से किसी फलन के लिए उचिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसे बड़े ध्यान से। तो देखिए चरम मान के लिए आवश्यक जो प्रतिबंध है वो यही है कि जो भी आपको फलन दे रखा है, ठीक है, और उस फलन के लिए अगर कोई आपको बिंदु पता है जैसे x बराबर c, कि इस बिंदु पर हमें उचिष्ट या निम्निष्ठ मान निकालना है, मतलब चरम मान निकालना है, तो आवश्यक प्रतिबंध यही है कि इस बिंदु के लिए f डैश c का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि उचिष्ट और निम्निष्ठ मान जब भी निकलेंगे वो उन्हीं बिंदुओं पर निकलेंगे जहाँ पर फलन के लिए अवकलन का मान क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान में रखना। मान लीजिए कि हमें यह बता दिया कि x बराबर d पर f डैश d का मान नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ध्यान देना, इस बिंदु पर कभी भी उचिष्ट और निम्निष्ठ मान नहीं निकलेगा। उचिष्ट और निम्निष्ठ मान तभी ज्ञात होते हैं जब किसी बिंदु के लिए फलन का अवकलन क्या हो, 0 हो। कि आपको ध्यान रखना, प्रवणता का मान निकालना है, फलन का अवकलन करना है, उससे प्रवणता आ जाएगी स्पर्शरेखा की, और उस प्रवणता का मान दिए गए बिंदु के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये आवश्यक प्रतिबंध है उचिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए कि आपका पहला काम यही रहेगा कि आपको ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं। आपका पहला काम कि आपको ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं जिनके लिए f डैश c जो है वो क्या हो जाए, फलन का अवकलन जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये जो बिंदु आएंगे इन बिंदुओं को बोलेंगे हम स्तब्ध बिंदु, ठीक है। इन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे, स्तब्ध बिंदु। कि आपने किसी फलन का अवकलन किया और उस अवकलन को 0 किया और फिर वहाँ से जो x के मान आए, ठीक है, ये वहाँ से जो x के मान आएंगे वो मान क्या कहलाएंगे, स्तब्ध बिंदु। कि अवकलन जहाँ 0 हुआ, अवकलन जहाँ 0 हुआ वही हमारा स्तब्ध बिंदु है। कि मान लीजिए कि y बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस में 8x, तो आपने क्या किया, इसका अवकलन किया dy अपन dx 2x माइनस 8, और फिर आपने dy अपन dx को क्या किया, 0 किया। इसको हल करोगे तो x का मान कितना आएगा, 4। तो ये जो x का मान 4 आया इसको हम क्या बोलेंगे, स्तब्ध बिंदु। और उचिष्ट और निम्निष्ठ मान अगर निकला तो इसी बिंदु पे निकलेगा, इसके अलावा और किसी भी बिंदु पे नहीं निकलेगा। ध्यान देना कि जहाँ पर अवकलन 0 होगा संभावना वही है कि उचिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात हो पाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आवश्यक प्रतिबंध है। कई बार क्या होता है कि उचिष्ट और निम्निष्ठ मान इस बिंदु पर भी ज्ञात नहीं हो पाता, ठीक है। और इसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर एक एग्जाम्पल भी किया था जहाँ मैंने आपको नति परिवर्तन बिंदु के बारे में बताया था। करते हैं बात इसके बारे में भी अपने। तो ध्यान देना कि f डैश c जो है ये कौन सा प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है। लेकिन
एफ डैश सी बराबर 0 होना ही चरम मान के लिए पर्याप्त नहीं है। कहीं अपने सोचें कि ठीक है, इसका अवकलन किया और इसको 0 करके x का मान निकाल लिया, तब बिंदु आ गया और हमें पता है कि इस पे अवकलन 0 है। हम ये बोल देंगे कि यहाँ पर फलन का जो मान है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, तो यहीं पर हमने नहीं बोलना इसे। ठीक है, इसकी एक और जांच भी है, उस जांच के आधार पे ही हम बताएंगे कि यहाँ पर फलन का मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा या ज्ञात होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने आपको लिख दिया कि एफ डैश सी बराबर 0 होना ही चरम मान के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा, और ये वही है जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी किया था। हमने जब प्रवणताओं का ग्राफ बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जहाँ पर अवकलन 0 है उसके बाईं तरफ और उसके दाईं तरफ हमने ये देखा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कैसा आया था। ठीक है, तो उसी के आधार पे यहाँ पर चेक होता है। तो देखिए अब पर्याप्त प्रतिबंध को, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चरम मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। तो देखिए चरम मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या रहेगा कि हमने क्या किया, कोई फलन लिया y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमें पता है कि x बराबर c पर f डैश c का मान क्या है 0। तो ये क्या था, आवश्यक प्रतिबंध। ये तो आवश्यक है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन श्योरिटी कब होगी कि उच्चिष्ट मान कब निकलेगा या निम्निष्ठ मान कब निकलेगा। तो उसके लिए देखिए नंबर 1, x बराबर c पर फलन का मान, ठीक है, उच्चिष्ट होगा यदि f डबल डैश c जो है वो क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। तो ये वो पहला पर्याप्त प्रतिबंध है कि प्रवणता में जो परिवर्तन की दर आएगी वो नेगेटिव होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ग्राफ में बताया था। और सेकंड पार्ट इसका कि x बराबर c पर फलन का मान निम्निष्ठ होगा यदि f डबल डैश c जो है वो 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर। मतलब अब आपके यहाँ पर दो काम रहेंगे। पहला काम फलन का अवकलन करके उसको 0 करना, वो तो है आवश्यक प्रतिबंध की कंडीशन। और फिर आपको श्योरिटी के लिए एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। अगर अवकलन नेगेटिव हुआ तो फलन का मान इस बिंदु पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और अगर दूसरा अवकलन पॉजिटिव हुआ तो x बराबर c पर फलन का मान क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट भी इसका बनेगा कि x बराबर c पर, ठीक है, मान लीजिए f डबल डैश c अगर 0 आ जाए, f डबल डैश c क्या आ जाए, 0। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतिरिक्त जांच। अब बात है यहाँ पर एक और जांच की। कई बार क्या होता है कि दूसरा अवकलन भी 0 हो जाता है, ठीक है, दूसरा अवकलन भी 0 हो जाता है। तो इसका मतलब अभी दिक्कत है कि अभी हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर फलन का मान उच्चिष्ट आएगा या निम्निष्ठ आएगा। तो अब मैं वो अतिरिक्त जांच जो है, ठीक है, वो जांच मैं अब आपको क्रिया विधि के अंदर ही बताऊंगा। हमारा जो लास्ट इसके अंदर जो भी रहेगा वो यही है कि चरम मान ज्ञात करने के लिए जो वर्किंग मेथड है, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व करके चरम मान ज्ञात करोगे, तो इसकी बात हम वहीं कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर है वो। तो अब हमारे पास लास्ट इसका रहेगा वो है क्रिया विधि, कि क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्रिया विधि का पहला पॉइंट है कि हमारे पास फलन एक होना चाहिए और वो फलन होना चाहिए इस रूप में। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना कि फलन आपके पास y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप का होना चाहिए। नंबर 2, हम करेंगे यहाँ पर इसका अवकलन। ठीक है, अवकलन कर दिया।
और इस अवकलन को कर देंगे 0। जैसे ही इस अवकलन को 0 करोगे तो x के कुछ मान आ जाएंगे, a1 a2 a3 डैश डैश, जितने भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही मान आए, हो सकता है 2 मान आए, हो सकता है 3 या 3 से ज़्यादा। तो जितने x के मान आएंगे वो सारे लिख लेंगे, ठीक है। नंबर 3, ये तो वो हो गया आवश्यक प्रतिबंध तक का। अब नंबर 3 में हम लिखेंगे यहाँ पर d2y/dx² का मान, ठीक है, मतलब 2 बार अवकलन ज्ञात करेंगे। कर लिया, ठीक है। पहले फलन y के बराबर, फिर उसका किया अवकलन, उस अवकलन को 0 किया, x के मान आ गए, फिर हमने दूसरी बार इसका क्या किया, अवकलन किया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी मान आए, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, जितने भी मान आए उन सब को इस दूसरे अवकलन में x की जगह लिखना है, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि मैं a1 की बात अगर करूं कि मुझे ये देखना है कि x बराबर a1 पर फलन का मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, ठीक है। a1 की बात करनी है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा d²y/dx² और यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ लिखूँगा x बराबर a1, या फिर यहाँ पर इस x की जगह क्या लिख दूँगा, a1, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा। अगर सोल्व करने पर ये 0 से छोटा आया तो मैं लिख दूँगा कि x बराबर a1 पर फलन का मान अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है। यदि f'(a1) 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा भी हो सकता है, मैं यहाँ पर अब कंडीशन लिख रहा हूँ कि x बराबर a1 के लिए फलन का जो दूसरा अवकलन है वो 0 से अगर छोटा हुआ फिर तो अधिकतम, 0 से बड़ा हुआ तो x बराबर a1 पर फलन का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। हालांकि ये सब कुछ अभी पढ़ लिया हमने, आपको लग रहा होगा कि वापस वही रिपीट हो रहा है, बट ये वर्किंग मेथड है, हमें एक बार इससे गुजरना तो पड़ेगा ही। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वहाँ पर मैंने अतिरिक्त जांच के लिए छोड़ा भी है। तीसरा ये था कि अगर f'(a1) 0 ही आ जाए, ठीक है, तो मैं दूसरे अवकलन से अब बता नहीं पाऊँगा कि फलन का मान यहाँ पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो मैं क्या करूँगा, अगर दूसरा अवकलन 0 आ जाए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि द्वितीय अवकलन, ठीक है, 0 प्राप्त होता है, मान लो दूसरा अवकलन 0 आ गया, तो क्या करेंगे, तो तीसरा अवकलन ज्ञात करेंगे, तीसरा अवकलन ज्ञात करेंगे। कर लिया, ठीक है। अब बात यहाँ पर है, कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ तीसरा अवकलन भी 0 हो जाता है, होने को तो ना भी होए, ठीक है, दोनों ही बातें हैं कि पहले ये तो श्योर है कि दूसरा अवकलन मान लो अगर 0 है, दूसरा अवकलन 0 है तो हमें तीसरा अवकलन तो करना ही पड़ेगा। तीसरा अवकलन कर लिया, अब हम तीसरे अवकलन के अंदर इसी बिंदु को लिखेंगे, ठीक है, तीसरा अवकलन ज्ञात करेंगे। यदि यह भी 0 हुआ तो चौथा अवकलन ज्ञात करेंगे, ठीक है। आराम से समझिए इस चीज को कि दूसरा अवकलन 0 हुआ, तीसरा अवकलन करो, तीसरा भी मान लो 0 हो गया तो चौथा करो, चौथा भी 0 हो गया, पांचवा करो, पांचवा अवकलन भी 0 हो गया तो छठा करो। आपको अवकलन तभी आगे बढ़ाना है जब आपको 0 मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपको दूसरा अवकलन 0 मिला तो आपने क्या लिखा, तीसरा अवकलन कर देंगे। मान लो तीसरा भी 0 मिल गया तो चौथा कर देंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को कि आपको अवकलन आगे कब बढ़ाने हैं, अवकलन आपको आगे तभी बढ़ाने हैं जब आपको अवकलन का मान क्या मिले, 0 मिले। अब यहाँ एक चीज़ को देखना कि जब आपको अवकलन 0 नहीं मिला, ठीक है,
जब आपको अवकलन 0 नहीं मिला तब आपने बोल दिया कि फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम है, ठीक है। लेकिन जब आपको अवकलन का मान 0 मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हो, अगली बार अवकलन कर रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप जब तक नॉन जीरो नंबर नहीं लेके आते, हो सकता है कि तीसरे अवकलन के अंदर ही वो नॉन जीरो आ जाए, तो आगे चौथा अवकलन या पांचवा अवकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको नॉन जीरो नंबर लेके आना है, ठीक है। मैं यहाँ पर वो लाइन लिख देता हूँ कि अवकलन तब तक करेंगे अवकलन तब तक करते रहेंगे जब तक आपको कोई नॉन जीरो नंबर, ठीक है, ना मिले। आपके पास कोई नॉन जीरो नंबर जब तक नहीं आता, ठीक है, आपको हर बार जीरो मिलता है तो आप अवकलन करते रहो। अवकलन कब करना छोड़ना है, जब नॉन जीरो नंबर आ जाए, ठीक है। अवकलन तब तक करना है जब तक आपको कोई नॉन जीरो नंबर ना मिले। जैसे ही नॉन जीरो नंबर मिलेगा, जैसे ही अशून्य, ठीक है, नॉन जीरो मतलब अशून्य, जैसे ही अशून्य संख्या मिलेगी अवकलन करना छोड़ देंगे। ध्यान रखना, तीसरे अवकलन के अंदर भी हो सकता है कि अशून्य मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कि आगे ना ही बढ़ाना पड़े, ठीक है, आगे एक ही कंडीशन में बढ़ाना है जब आपको जीरो मिलेगा। तो अवकलन तब तक करते रहेंगे जब तक आपको कोई नॉन जीरो नंबर ना मिले। जैसे ही अवकलन जो है, जैसे ही आपको अशून्य संख्या मिलेगी अवकलन करना छोड़ देंगे। इस स्थिति में अवकलन की कोटि, ठीक है, अवकलन की कोटि देखेंगे। क्या देखेंगे, अवकलन की कोटि। कोटि का मतलब अवकलन आपने कहाँ पर छोड़ा, ठीक है, कि पांचवा अवकलन आपको नॉन जीरो मिल गया, आपको पांचवा अवकलन नॉन जीरो मिल गया तो आपने क्या किया, 5 तक ही अवकलन करना है, छठा अवकलन अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस जगह पे नॉन जीरो नंबर मिला वहीं छोड़ दिया। तो उदाहरण के लिए पांचवा अवकलन मान लीजिए आपको नॉन जीरो मिला, जैसे ही पांचवा नॉन जीरो मिला आपने तुरंत उसकी कोटि को देखा, उसकी कोटि है 5। कोटि का मतलब अवकलन कितनी बार किया, तो 5 बार अवकलन किया। तो अब कोटि के आधार पे देखो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यदि कोटि विषम हुई, विषम का मतलब 3, 5, 7 इस तरीके से, ठीक है। अगर कोटि विषम है, यदि कोटि विषम हुई तो फलन का मान, ठीक है, फलन का मान न तो उचिष्ट और न ही निम्निष्ठ होगा। तो ध्यान देना कि अगर विषम कोटि का मान नॉन जीरो रह जाता है, विषम कोटि के अवकलन का मान अगर नॉन जीरो रह जाए, ठीक है, विषम कोटि का अवकलन अगर नॉन जीरो रह जाए तो ध्यान देना फलन का मान न तो उचिष्ट होगा और न ही निम्निष्ठ होगा। अब बात करते हैं यदि कोटि सम है। यदि कोटि सम है, सम का मतलब 2, 4, 6 इस तरीके से, हालांकि 2 तो नहीं होएगी क्योंकि 2 वाला अवकलन तो हम जीरो करके आए ही हैं। तो कोटि 4 अगर है, ठीक है, या कोटि 6 है या 8 है, मतलब 4 कोटि का अवकलन अगर शून्य नहीं है, 4 कोटि का अवकलन शून्य नहीं है, तो ध्यान देना उचिष्ट और निम्निष्ठ के लिए फिर यही कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर दूसरी कोटि के लिए लिखी है। मतलब उचिष्ट और निम्निष्ठ मान हमेशा सम कोटि के अवकलन पर ज्ञात होंगे। विषम कोटि अगर नॉन जीरो आ जाए, अगर विषम कोटि नॉन जीरो आ जाए तो न उचिष्ट न निम्निष्ठ। लेकिन अगर सम कोटि नॉन जीरो आती है, अगर सम कोटि नॉन जीरो आती है तो 0 से छोटे के लिए उचिष्ट और 0 से बड़े के लिए निम्निष्ठ, ठीक है। तो ये सारी क्रिया विधि जो है वो बुक में भी दे रखी है, आराम से, बड़े ही आराम से इसको आप खुद समझना है, ठीक है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अभी अपने इसके एग्जाम्पल वगैरह जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर सोल्व करेंगे। आज हम इसका कोई भी एग्जाम्पल सोल्व नहीं कर रहे। आपको क्या करना है, इस पूरे का भी एक रिवीजन लेना है, ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाएं और उसके बाद में आप इसको
छोटे छोटे जो एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं बुक के अंदर, ठीक है, जो छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स को आप सोल्व करके देखिए। आप देखिए किस प्रकार से हम फलन का मान उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा परिभाषाएं जो हैं वो आपके कंसेप्ट को सुधारने के लिए काम आएगी। जो बेसिक आइडियाज़ हैं वहाँ पर आप उन परिभाषाओं को यूज़ कर सकते हैं। जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जितने भी बेसिक जो बातें हैं वहाँ पर हम हर एक परिभाषा का यूज़ आसानी से देखेंगे, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में थोड़ा रखेंगे। और ये जो क्रिया विधि है मेन यही है कि लास्ट में जो जितना भी सार है वो सारा सार यही है कि फलन दे दिया, उसका अवकलन कर दिया, उसको जीरो कर दिया, जीरो करके x के मान आ गए, दूसरा अवकलन कर दिया, फिर चेक कर लिया कि वो जीरो से छोटा है कि जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से छोटा है तो उच्चिष्ट, जीरो से बड़ा है तो निम्निष्ट। अगर जीरो आ जाए फिर अवकलन एक बार और कर दो, वो भी जीरो आ जाए तो फिर एक बार और कर दो। अवकलन तब तक करते रहो जब तक कोई नॉन जीरो नंबर ना है। जैसे ही नॉन जीरो नंबर आएगा अवकलन की कोटि को देख लो। अवकलन की कोटि अगर विषम है तो न उच्चिष्ट न निम्निष्ट, और अवकलन की कोटि अगर सम है तो सेम यही कंडीशन, जीरो से छोटे के लिए अधिकतम, जीरो से बड़े के लिए न्यूनतम। तो अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।